हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के लेक्चर 01 की। कल के लेक्चर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमने लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को डीप में अंडरस्टैंड किया। हर एक तरह की लैंग्वेज का एक अपना फायदा, अपना नुकसान है। कल के लेक्चर से हमें ये पता लग गया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत करने में मिड लेवल लैंग्वेजेस को यूजुअली क्यों यूज करते हैं। करने वाले लोग हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन से भी शुरुआत करते हैं, पर हमें बस ये पता लग गया कल के लेक्चर में कि हम अभी मिड लेवल लैंग्वेजेस को क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक छोटे से डिफरेंस की। ऊपर से इसका डिफरेंस देखेंगे, बाद में जब हम ऊप्स के कंसेप्ट को और अच्छे से प्रैक्टिकल यूसेज करेंगे तब हमें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद हम देखेंगे C++ के फीचर्स, हम C++ को क्यों यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे C++ की हिस्ट्री। आज ही हम अपना पहला कोड लिख देंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक की बातें खत्म हुई। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी आपको। अगर यहाँ पर सर्च करोगे एशा कोडर, राइट, यहाँ पे सर्च करोगे तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहला चैनल मिलेगा उस पर क्लिक करना और यहाँ पर मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाती हूँ अलग से कि ये C++ विद DSA की प्लेलिस्ट अलग है, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट अलग है, ताकि अगर मैं कहीं बीच में कोई और वीडियोस डाल दूँ, अगर यहाँ पे अगर यहाँ से वीडियोस देखते हो तो अगर मैं बीच में कोई और वीडियो डाल दूँ, क्या पता सी प्रोग्रामिंग के भी और भी वीडियोस आने, तो यहाँ पर खो ना जाओ, इसीलिए मैं प्लेलिस्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपना अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट को खोल के प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियोस। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही करते हैं। अभी लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कल की वीडियो हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में देखा था, हाई लेवल लैंग्वेजेस में, मिड लेवल लैंग्वेजेस में और लो लेवल लैंग्वेजेस में। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, बट एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे जाकर। आज हम बात करने वाले हैं POP यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जो कि ऑफकोर्स टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए एक पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर ये वाली चीज़ अभी समझ में नहीं आती तो कोई इशू नहीं है। इस वाली चीज़ को जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाने लगूंगा उस टाइम पे मैं इसको डीप में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अभी के लिए इसको लीव करते हैं। अभी जस्ट ऊपर से बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके, अब देखो, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये एक तरीका है लिखने का, यानी कि एक स्टाइल है, एक तरीका है अपने प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, अब दोनों तरीके ही दोनों के अपने एडवांटेज, अपने डिसएडवांटेज है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नई चीज़ है और नई चीज़ बनती ही इसलिए क्योंकि पुरानी चीज़ उतनी अच्छी वर्क नहीं करती। यह कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नई चीज़ है, इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग और ये हमारे ज़्यादा यूजफुल है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी के लिए देखो, अगर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा लेम एग्जांपल उठाएं तो देखो, अगर मुझे मान लो चाय बनानी है, ठीक है, सबसे पहले मुझे पानी उबालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसमें चाय पत्ती और चीनी डालनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे उसमें दूध डालना पड़ेगा, फिर उसको उबालना पड़ेगा, फिर उसके बाद चाय जैसी बन जाए तो उसको छान के सर्व कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर बीच में एक भी स्टेप अगर गड़बड़ आ जाता है तो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा, यानी कि मेरी अच्छी चाय बन के नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोसीजर नाम से ही समझ में आ जाता है। अगर इसमें प्रोसीजर दिया गया है तो नाम से ही समझ आ जाता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाली चीज़ है। अगर बीच में एक भी प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है तो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये वाली बात समझ आई। अब अगर लेट से मैं ये वाले इस पर कोड लिखा हूँ इस चीज़ का, इसको मैं बेसिकली सी लैंग्वेज में इसका कोड लिखा, क्योंकि सी लैंग्वेज जो हमारी होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें मैं इसका कोड लिखा हूँ। अगर अभी के लिए समझ में नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। देखो, अगर मैं इसको समझाने वाले पार्ट पे जाऊँ तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, हमारा मेन फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारा वो बॉयल वाटर, ठीक है, उसके बाद हमने डाला ऐड टी लीव्स। देखो, बॉयल वाटर का अलग से एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड टी लीव्स यानी कि उसके अंदर चाय पत्ती डाली, उसका एक अलग फंक्शन है जो कि ये है। उसके बाद एक फंक्शन है ऐड मिल्क, यानी कि उसका फंक्शन ये। उसके बाद ये वाला स्टिर एंड बॉयल, उसका फंक्शन ये, और उसके बाद सर्व का फंक्शन ये, और यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए मैंने एक अलग से एक फंक्शन बनाया, यानी अलग से मेरे को इसको बार बार ये वाले फंक्शंस बनाने पड़ रहे हैं, पहली चीज़। अच्छा, अगर मुझे कल के दिन कॉफ़ी बनानी हुई, यानी कि अच्छा ठीक है, अभी के लिए कॉफ़ी छोड़ते हैं। अगर मुझे कल के दिन ब्लैक टी बनानी हुई तो ब्लैक टी के लिए मुझे एक अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि जो मैं इतनी बड़ी वाली चीज़ लिखा हूँ, यानी कि ये जो इतना मैं चीज़ लिखा हूँ, मेरे को ये वाली चीज़, इतनी चीज़ मेरे को अगर ब्लैक टी बनानी है तो उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा। अगर मुझे अगर मुझे कल के दिन ग्रीन टी बनानी है तो ग्रीन टी के लिए मुझे ये वाली चीज़ फिर से लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो देखो ये चीज़ गड़बड़ है, क्योंकि मेरा कोड बार बार रीयूज़ नहीं हो पा रहा है। अगर मान लो मुझे
मान लो मैंने इतनी चीज़ लिख भी दी, मान लो ये वाली चीज़ें मैंने इतनी लिख भी दी, और अगर मुझे ग्रीन टी चाहिए तो ये वाली चीज़ तो मेरी बर्बाद हो गई ना, इसको मैं बार बार रीयूज़ कर ही नहीं पा रहा, तो इसको लिखने का क्या फ़ायदा हुआ फिर मेरा, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक और रीज़न है यूज़ ना करने का कि हम इसका जो भी कोड होता है उसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो भी हम वहाँ पर कोड लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, अगर एक भी प्रोसेस बीच में गड़बड़ा जाता है तो वहाँ पर मेरा पूरा का पूरा कोड ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी समझ आ जाती है। अब अगर इसका यहाँ पर मैं वही वाली चीज़ लिख दिया हूँ कि देखो, रिपीटेटिव प्रोसेस, एवरी टाइम यू मेक टी यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स मैनुअली, ठीक है। ओके, दूसरा है नो रीयूजेबिलिटी, इफ़ यू वांट टू मेक कॉफ़ी इंस्टेड तो यू नीड टू राइट अ कंप्लीटली न्यू प्रोसेस, ठीक है, सही बात है। ओके, तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेम प्रोसेस को करें तो वहाँ पर बेसिकली लेट्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा इंस्टेड ऑफ मैनुअली मेकिंग टी एवरी टाइम यू मेक अ टी मशीन, ठीक है। मैं मान लो एक टी मशीन बना दिया, ठीक है। अब ये जो टी मशीन है, इस टी मशीन के अंदर मेरा सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा अपनी नॉर्मल टी के लिए, फिर यहाँ पर बटन प्रेस किया ब्लैक टी के लिए, फिर यहाँ पर एक बटन है जो कि है ग्रीन टी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ टी के लिए तो ये मेरे को टी बना के दे देगा, अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ ब्लैक टी के लिए तो मेरे को ब्लैक टी बना के दे देगा, अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ ग्रीन टी के लिए तो मेरे को ग्रीन टी बना के दे देगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मशीन जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम डीपली अंडरस्टूड करेंगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिस कहानी की तरह सुनो और भूल जाओ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, एक मशीन बना दी। अब मशीन के अंदर देखो फ़ायदे हैं, देखो अगर मुझे मान लो यही काम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ह्यूमन से करवाना होता तो मेरे को उसको बार बार, तो वो बेसिक सी बात है, वो एक अपना प्रोसेस फॉलो करता, ठीक है। उसको मतलब चाय बनाने वाला प्रोसेस फॉलो करता कि पानी उबालो, फिर दूध डालो, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें। बट यहाँ पर मशीन है, तो मशीन के अंदर देखो, अब अगर मान लो हम कार चलाते हैं तो हमें बेसिक सी बात है कि हमको कार अच्छी चलनी चाहिए। अब हमें उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कार के बैकएंड में कैसी चीज़ें चल रही हैं। अगर मान लो जहाँ पर इंजन होता है, अगर हम इंजन को ढक के रखते हैं, अगर मान लो हम इंजन को खोल के रखें और सारी प्रोसेस समझते समझते कार चलाएं तो कितना गंदा फीचर रहेगा, समझो। अगर हम मान लो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम का बेसिकली क्या है, अगर हम उसका बार बार बैकएंड देखेंगे कि ऐसे होता है, ये होता है, उस चीज़ हमको, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा बस फीड्स अच्छी आनी चाहिए, रील्स अच्छी आनी चाहिए, चैटें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस वजह से इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। अगर हम उसके बैकएंड से मतलब रखने लगे तो हमारा एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है ना। तो सिमिलर वे में यहाँ पर कि देखो यार, जो ये टी बनाने का कोड है ये अपना अलग लिखा हुआ है, कहीं ये ब्लैक टी बनाने का कोड है ये अपना अलग लिखा हुआ है, लिखा किसने, हम ही ने लिखा हुआ है। बट जस्ट अगर हम ऊपर उसकी बात करते हैं ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला कोड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कोड हमको हमारे कोड में दिख रहा है। तो कि एक इरिटेटिंग प्रोसेस है, अगर इतने बड़े बड़े हमने कोई बड़े बड़े कोड लिख दिए, ये तो चाय बनाने वाला कोड है, अगर कोई और बड़े बड़े कोड लिख दिए तो यार हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मैं इतना ही बड़ा कोड टी के लिए लिखा हूँ, इतना ही बड़ा कोड मैं कॉफ़ी के लिए लिखा हूँ, इतना ही बड़ा वाला कोड मैं लेट्स से ब्लैक टी के लिए, ब्लैक टी या ग्रीन टी के लिए लिखा हूँ, है ना। तो ये तो एकदम दिमाग खराब करने वाली चीज़ है। वहीं की बात अगर हम करें इसकी, तो इसमें बेसिकली क्या है, हाँ हमने बैकएंड में कोड लिखा हुआ है, अपना टी का कोड अलग लिखा हुआ तो अगर रही बात इसकी, तो हमने बैकएंड में कोड लिखा हुआ है, हमने अपना टी का कोड अलग लिखा हुआ है, हमने अपना इसका कोड अलग लिखा हुआ है, हमने अपना इसका ग्रीन टी का कोड अलग लिखा हुआ है, बट वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि यार देखो यहाँ पर बेसिकली क्या, हमारा कोड रीयूजेबल है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, देखो जैसे टी मशीन है, ठीक है, कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी विदाउट री राइटिंग स्टेप्स। अगर मेरे को कभी कोई अलग चीज़ करवानी, कोई अलग चीज़ करवाए तो मेरे को बार बार वो अपने स्टेप्स नहीं लिखने पड़ रहे हैं, वो कहीं बैकएंड में लिखे हुए हैं। हाँ ये फिर इरिटेट करने लगा यार, क्या हो रहा है इसको। ओके 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 ओके, देखो तो अगर आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो बेसिकली अगर मैं उसको हटाता हूँ यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ा। ओके, तो इसका कोड जो है वो रीयूजेबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इनकैप्सुलेशन है, द यूजर डजंट नीड टू नो द इंटरनल स्टेप, जस्ट प्रेस द बटन। यानी कि कोई भी नहीं देखना चाहता कि कॉफ़ी अंदर कैसे बन रही है, कोई चीज़ अंदर कैसे बन रही है, हमको जस्ट हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है स्केलेबिलिटी, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या है, वांट टू ऐड मोर टी टाइप्स, अगर और टी के टाइप्स ऐड कर रहे हैं तो जस्ट अपनी मशीन को अपडेट कर दो, जो कि एक ईजी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ आ जाती है, यानी कि बेसिकली अगर मैं ओवरऑल डिफरेंस बताऊँ, ओवरऑल अगर इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ तो मुझे 2 मिनट दो पहले मेरे को। ओके, तो अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात कर रहा था तो देखो
यहाँ पर बेसिकली क्या था कि यहाँ पर प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझे चाय बनानी है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि लाइक अगर एक मेरे को टी चाहिए, ठीक है, तो टी बनाने के लिए मेरा एक अलग बंदा हायर्ड हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे को टी बना के देगा, ठीक है। अगर मुझे कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी के लिए मेरा एक अलग बंदा हायर्ड हुआ है जो कि मेरे को कॉफ़ी बना के देगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, यानी कि बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ का कोड मुझे अलग लिखना पड़ेगा, राइट। इस पर्टिकुलर चीज़ का कोड मेरे को अलग लिखना पड़ेगा। अब उसी जगह पर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली मेरे पास एक पर्टिकुलर एक डब्बा है, यानी कि एक मशीन है जिसके अंदर मेरा टी का भी कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर मेरा कॉफ़ी का भी कोड लिखा हुआ है। अगर मैं यूज़र से कहता हूँ, सॉरी, अगर मैं मशीन को कहता हूँ कि मुझे टी बना के दो तो ये मेरे को टी बना के देगी। अगर मैं इसी सेम मशीन से कहता हूँ कि मेरे को कॉफ़ी बना के दो तो ये मुझको कॉफ़ी बना के देगी, राइट। तो यहाँ पर बस यही डिफरेंस है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमें बेसिकली कोड को बार बार लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक बार उस कोड को लिखते हैं और उसी को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे भी पता है इतने अच्छे समझ में नहीं आई होगी, तो अभी के लिए इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ, अभी के लिए एक चीज़ और समझने की कोशिश कर लो कि ओके। तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसके लिख दिया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि देखो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसका एडवांटेजेस लिख दिया हूँ। देखो लाइक प्रोसीजरल, ओके, सो उसका सबसे पहले देखो मैं एडवांटेज यहाँ पे लिख दिया हूँ कि देखो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये अंडरस्टैंडेबल है, ईजी है। बिकॉज अगर मैं किसी को चाय बनाने के लिए दे रहा हूँ तो वो एक ईजी प्रोसेस है, यानी कि वो एक ईजी काम है, तो वो मुझे समझने में आ जाएगा, वो चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो सकती है कि अच्छा चाय कैसे बनने। वहीं के अगर मैं उसको कोई एक बड़ा टास्क दे दूँ, यानी उसको बटर पनीर मसाला बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बेस्ट है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पर सिंस देयर इज नो ओवरलोड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा मैं इस चीज़ को, बट इसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ओके। इसका बाद ये मेमोरी एफिशिएंट होती है, बेस्ट फॉर स्मॉल टास्क होती है। ये सब चीज़ें अभी के लिए रीड कर लो, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस वही है, नो कोड रीयूजेबल, हार्ड टू मैनेज एंड इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एज कोड ग्रो इट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज, यानी कि बहुत लंबा कोड बार बार लिखोगे तो वो अनऑर्गेनाइज होगा और हैंडल भी इतना आसानी से नहीं होगा, बार बार उस कोड को देखोगे खुद ही दिमाग खराब हो जाएगा। डीबगिंग के टाइम पे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, ठीक है। फिर इसके बाद है लेस सिक्योर, डिफिकल्ट टू डीबग, मतलब वही बोला ना कि डीबगिंग के टाइम पे ये चीज़ उतनी अच्छी स्केलेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि रीयूजेबल भी हो जाता है, बेटर डेटा सिक्योर, ईजियर टू मैनेज, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, फ्लेक्सिबल एंड इनहेरिटेंस। ये सब चीज़ें मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है मोर कॉम्प्लेक्स देन पीओपी, हाँ भाई कॉम्प्लेक्स तो है, यूज़ मोर मेमोरी, स्लोअर एग्जीक्यूशन, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यानी कि देखो यार मैं वही चीज़ बोला नहीं, एक स्टाइल है। अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो हमारी एक स्टाइल है कि या तो हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखते हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी लिखनी है, कौन सी लिखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है, कभी कभी हमारा छोटे छोटे टास्क होते हैं जिनके अंदर हम इतना कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना चाहते, यानी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना चाहते, तो उस जगह पर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो ये वाली चीज़ होप समझ में आई होगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये वाली चीज़ देखो, जो हमारी पीओपी होती है, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आ जाती है हमारी सी, फॉर्ट्रन, और यहाँ पे आ जाती है पास्कल, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर आती है C++, जावा, पाइथन, C# और रूबी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें जो दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आ जाती है हमारी C++, अगेन पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट। तो यानी कि जो में C++ होती है फुल्ली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, वहाँ पर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से हम C++ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए ये वाली चीज़ आई होप समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है समझ में तो कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी के लिए इसको स्किप करके आगे बढ़ो, आगे चीज़ें समझो। जब मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब ऊप्स के कंसेप्ट जब मैं पढ़ाने लगूंगा ना, तब वहाँ पर ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। अभी मैं ऑब्जेक्ट के बारे में भी नहीं बता सकता, अभी के लिए मैं क्लासेस के बारे में भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, क्लासेस के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, तो सबको साथ लेके चलना है। इसी वजह से मैं, हाँ, और ये वाली चीज़ मैं क्यों बीच में लाऊँ, जस्ट इसीलिए, बस इतनी सी बात बताने के लिए बीच में लाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम
सी प्लस प्लस को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, यानी यहाँ पर ओप्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इसीलिए मैं अभी सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और ओके, अभी के लिए एक डिफरेंट एग्जाम्पल से अगर मैं एक बारी और समझाने की कोशिश कर लेता हूँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। लेट्स से अगर हम एक शेफ़ हायर करते हैं, ठीक है, एक ऐसा शेफ़ जो कि बैल बुद्धि है, यानी कि बुद्धि से थोड़ा सा कम है। अगर मुझे उसे एक पर्टिकुलर डिश बनवानी है तो उसको मुझे पहले सिखाना पड़ेगा कि भाई ये वाली डिश ऐसे बनती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे को वो डिश बना के देगा। अगर मुझे कभी उसको एक अगली डिश बनाने के लिए बोलना पड़ेगा तो मुझे उस पर्टिकुलर डिश के बारे में उसको पहले सिखाना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो डिश बना के देगा। यानी कि अगर मुझे उससे ये वाली डिश बनवानी है तो इसके लिए मुझे एक अलग कोड लिखना पड़ेगा, इस वाली डिश के लिए एक अलग कोड लिखना पड़ेगा, इस वाली डिश के लिए एक अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मुझे उसको हर बार सिखाना पड़ रहा है, फिर वो मुझे बना के देगा, फिर अगली बार फिर सिखाना पड़ रहा है, फिर बना के देगा, अगली बार फिर सिखाना पड़ रहा है, फिर बना के देगा। वहीं पर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम एक ऐसा शेफ हायर करेंगे जिसको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, यानी कि मैं उसको जब भी बोलूँ, यानी कि ये बंदा है, अगर यही बंदे को मैं जब भी जो भी चीज़ बोलूँ, मान लो ये वाली चीज़ बोलता हूँ तो मुझे ये बना के देता है, ये वाली चीज़ बोलता हूँ तो मुझे ये बना के देता है, ये वाली चीज़ बोलता हूँ तो मुझे ये बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो शेफ है उसके लिए मुझे बार बार अलग अलग चीज़ें नहीं करनी पड़ रही हैं, उसको ऑलरेडी उसके दिमाग में, उसके बैकएंड में वो सब चीज़ें एक एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में बनी हुई। ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से कह रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली यही डिफरेंस है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेरे को बार बार वो वाला कोड लिखना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग बार कोड लिखना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुझको हर पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक ही कोड लिखना पड़ेगा, वही बार बार एक डिफरेंट वे में रीयूज मतलब डिफरेंट वे में रीयूज होता रहेगा और मेरा काम होता रहेगा। तो ओके, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बस यही डिफरेंस है कि मेरे को बार बार कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ उसमें सेम होगी बट स्टिल मुझे वही चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वैसा कोई सिस्टम नहीं है, मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर बार वो कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट वो मेरा उस तरह से वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, ओके। तो अभी हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस की। देखो, सबसे पहली चीज़ तो सी प्लस प्लस के अंदर क्या होती है कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। बट एक तरह से देखा जाए तो सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट नॉट प्योरली, यानी कि यहाँ पर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, और साथ ही साथ हम इससे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, कंपाइलर्स बना सकते हैं, इंटरप्रेटर बना सकते हैं। तो सी प्लस प्लस हमारी बहुत जगह पर यूज़ होती है, इसीलिए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड नंबर पे है सी प्लस प्लस को, अगर सी प्लस प्लस का कोई कोड होता है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और कंपाइलर बेसिकली थोड़ा सा एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस जहाँ पर इंटरप्रेटर का भी यूज़ होता है तो उससे फास्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वी नीड कंपाइलर्स, दैट्स वाई इट इज़ फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये मिडल लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करी जाए, ये पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल का मतलब ऐसा है कि मान लो मैंने कोई कोड लिखा अपने कंप्यूटर लैब में, ठीक है, कॉलेज के लैब में मैंने एक कोड लिखा, ठीक है। अब ये कोई कोड लिखा मैंने, अब इसकी एक EXE फाइल बनेगी, ठीक है, .exe। अब जब मैं इस वाली पर्टिकुलर EXE फाइल को अगर मैं अपने सिस्टम में अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को अगर रन करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम पे भी चल जाएगा इसका कोड, यानी कि ये पोर्टेबल है, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि अगर इसके अंदर विंडोज़ है, ठीक है, तो इसके अंदर भी विंडोज़ ही होना चाहिए तभी ये रन करेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये पोर्टेबल तो है बट ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है उसमें भी मेरा कोड चलेगा, और जब उस पर्टिकुलर कोड की EXE फाइल को अगर मैं अपने कंप्यूटर में रन करूंगा तो यहाँ पर भी ये कोड रन कर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर सिस्टम बस इतना इधर पे ग्लिच है कि यहाँ पर मेरे को बस अगर यहाँ पर मेरा कंप्यूटर लैब में विंडोज़ है तो मेरे को अपने PC में भी विंडो चाहिए पड़ेगा तभी वो रन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रहते हैं रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, यानी कि इसको और अच्छे से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है कि यहाँ पर वेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या है कैसे उसके बारे में देखेंगे। एल्गोरिदम में सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारी चीज़ें, आइटरेटर्स वगैरह भी हम C++ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब भी ये चीज़ों का इतना रोल नहीं है, अभी के लिए इसका लोड मत लो, मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहते हैं, सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स, यानी कि मैं वही वाली चीज़ एक्सप्लेन की हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा मेन कंसेप्ट है पॉइंटर्स, तो वो भी हमारे C++ में अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो
सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं मैंने, कुछ कुछ पॉइंट्स अभी भी रह गए, तो वो चीज़ें ओवर द पीरियड हमको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमने फीचर्स के बारे में देखा, फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस की, ठीक है। तो अगर और अच्छे से पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाना, ठीक है। अभी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सबसे पहले हमारी सी प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। उसके बाद लोगों को ज़रूरत पड़ी उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऐड करने के लिए, तब जाके यहाँ पर हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनी, ठीक है। तो यहाँ पे तो सी प्लस प्लस डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि उसका ही एक सबसेट है, उसी का एक पार्ट है लैंग्वेज टू ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स वाइल मेंटेनिंग एफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स ऐड करे गए सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बर्थ ऑफ सी प्लस प्लस यानी कि 1979 से 1983 में बनी थी, डेवलप्ड बाय इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ये था इम्प्रूव सी लैंग्वेज बाय एडिंग फीचर्स लाइक क्लासेस। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ना, उसी के फीचर्स होते हैं ये सब, उसी के अंदर हमारी क्लासेस आ जाती हैं, उसी के अंदर हमारा इनहेरिटेंस आ जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यही वाला चीज़ है कि इम्प्रूव सी लैंग्वेज बाय एडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर। ये सारे जो फीचर्स होते हैं, ये सारे फीचर्स हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। उसके बाद इसका जब स्टार्टिंग में नाम पड़ा था तो स्टार्टिंग में इसका था सी विद क्लासेस नाम, फिर लेटर इसको उन्होंने चेंज करा था सी प्लस प्लस। सो इसके बाद इसमें क्या था, वन लैब फॉर बेटर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एंड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी। फिर इसके बाद है ऑफिशियली रिलीज कब हुई थी, 1985 में। तो द फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज ऑफ सी प्लस प्लस फॉर रिलीज इन 1985। द नेम सी प्लस प्लस वॉज कॉइंड वेयर प्लस प्लस रिप्रेजेंट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि बेसिकली अगर इसके बारे में नहीं पता है तो देखो प्लस प्लस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, लाइक अगर कोई नंबर मेरा 2 है तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये मेरा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसका कहने का यही है कि जो प्लस प्लस ऑपरेटर रिप्रेजेंट है इंक्रीमेंट, यानी कि जो सी लैंग्वेज थी उसको और एडवांस कर दिया है सी प्लस प्लस में, ठीक है। फिर की एडिशंस इसमें यही सब थे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शंस। तो ये जो चीज़ें क्लासेस और ऑब्जेक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि सी प्लस प्लस के बहुत सारे पार्ट बने। जो सबसे पहला पार्ट था सी प्लस प्लस 98, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ ISO, इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो एक सेकेंड में अपना थोड़ा सा फेस कैम सही से कर दूँ, ओके जी। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये कब कौन सा फीचर बना, ये इतना यूज़ में नहीं आता, जस्ट एक हिस्ट्री टाइप का है, तो कुछ पढ़ना हो तो पढ़ना, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। फिर यहाँ पर है मॉडर्न सी प्लस प्लस, यानी कि जो सी प्लस प्लस 23 आई थी 2023 में, बट फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज। सी प्लस प्लस रिमेन्स अ डोमिनेटिंग लैंग्वेज इन अ सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये यूज़ तो इसका बहुत तगड़ा है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो सी प्लस प्लस इज़ वाइडली यूज, C++ was widely used because of balance between performance and flexibility. Its key importance includes, सबसे पहला हमारा है सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ के लिए, लिनक्स कंपोनेंट्स के लिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर हमें बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पर हम C++ का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगला गेम डेवलपमेंट के अंदर भी C++ हमारी यूज़ हो जाती है। एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कि इन सब के अंदर भी, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज़ हो जाती है। फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के अंदर भी, अगर वहाँ पर अगर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है तो वहाँ पर भी C++ यूज हो जाती है। फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज, सिमुलेशंस, AI के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर C++ यूज हो जाती है। फिर वेब ब्राउजर्स लाइक कंपोनेंट्स ऑफ क्रोम, फायरफॉक्स रिटन इन C++, तो ये सब चीज़ें C++ में ही लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है कि C++ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का फ़ायदा तो देखो एक्चुअल में है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही नहीं रखेंगे, सबसे पहले कोड लिखना है हमें अपना पहला, तो अपना रैपलेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कोई कोड एडिटर है तो उस पर कर लीजिए, अदरवाइज रैपलेट पे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा शुरू से कोड लिखते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है हैश, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे IO स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पर हम अपना लिखेंगे इंट मेन, जो कि हमारा एक प्रोग्राम है, करली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ओके। तो जैसे हमारा इतना कोड लिख जाता है, हम इसको रन करेंगे तो हमारा यहाँ पर आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।